हफ्ते के आखिरी दिन तैयार हो जाइए बाजार के भरपूर एक्शन के लिए, क्योंकि जबरदस्त तेजी का माहौल और आज भी मजबूत शुरुआत के हैं आसार। तो बड़ा सवाल है कि मजबूत शुरुआत के बाद 10,600 को पार करेंगे, टिकेंगे और अच्छा ट्रेडिंग सेशन होगा। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है। अमेरिकी बाजार बंद रहने वाले हैं आज शाम को, पर डाउ फ्यूचर्स में ऑफकोर्स एक्शन भरपूर है। दोनों तरफ के ट्रेड्स होते हुए दिख रहे हैं। जानेंगे क्या मार्केट पर आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, अब क्या रफ्तार रहेगी और कुछ अहम क्यूज जिस पर निवेशकों को नजर रखनी चाहिए। तो सर, सबसे पहले तो बता दीजिए आज के अहम ट्रिगर्स कौन से हैं। देखिए दीप, आज के अहम ट्रिगर तो अभी स्क्रीन पर देखकर ये लग रहा है कि ग्रीन का डबल डोज है। हम लगभग एक जैसी टी शर्ट में दोनों ही, और वो भी डार्क ग्रीन वाली टी शर्ट में हैं। तो देखिए क्या कुछ होता है। लेकिन जहाँ तक बाजार के एक्शन का सवाल है, 15 अगस्त तक वैक्सीन मिलने की संभावनाएं जताई जा रही है। ये आई है खबर ICMR के हवाले से, और ये बाजारों के लिए अच्छी खबर है। इस पर भी हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। लेकिन इसके अलावा डाउ यहाँ पर तेजी तो दिखी है 90 अंकों की, लेकिन ऊपरी स्तरों से थोड़ा फिसल कर दिन के निचले स्तरों की तरफ भी बंद हुआ है, तो वो एक एक्शन है। डाउ फ्यूचर सुस्त है और आज अमेरिका में छुट्टी है, वहाँ के बाजार बंद है। तो 3 दिनों का लंबा वीकेंड अमेरिकी बाजारों के लिए आपको मिल रहा है। 39,000 करोड़ रुपए के आसपास के डिफेंस ऑर्डर्स इशू किए गए, जिसमें से 31,000 करोड़ के ऑर्डर्स जो हैं वो पूरी तरह से घरेलू कंपनियों से लिए जाएंगे। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। और HDFC लाइफ अब अपनी निफ्टी में एंट्री कर रहा है और वेदांता निफ्टी से बाहर हो रहा है। रियल बदलाव लागू होंगे आपके 31 जुलाई से। जी बिल्कुल, तो अब बदलाव लागू होने वाला है 31 जुलाई से निफ्टी में। वेदांता डीलिस्टिंग की वजह से F&O बाजार में अब थोड़ा स्पेकुलेशन चल रहा है कि किस तरह के बदलाव हो सकते हैं। हमने आपके लिए सामने रिसर्च प्रेजेंट करी थी कि कौन से स्टॉक्स आ सकते हैं, और ढेरों स्टॉक्स पर आप कॉर्पोरेट एक्शन भी देखने वाले हैं। पर सर, सबसे बड़ी बात जो इन्फ्लुएंस ऑफ कोर्स कर रही है बाजार को, वो कोरोना की चिंता ही है। हालांकि इसका बाजार पर इतना इम्पैक्ट नहीं आ रहा, पर फिर भी रिकॉर्ड मामलों में हमने उछाल देखा। पहली बार 2 लाख से ज़्यादा मामले कल ग्लोबली आए। अनिल जी, US में लगातार 2 दिन 50,000 से ज़्यादा मामले हैं। भारत में लगभग 22,000 मामले थे। तो वो चिंता तो बनी हुई है, पर अब वैक्सीन को लेकर और भी खबरें आ रही हैं। और बल्कि भारत में तो प्लान है कि 15 अगस्त तक वैक्सीन तैयार हो जानी चाहिए। एक बड़ा एम्बिशियस प्लान आ रहा है ICMR की तरफ से भारत बायोटेक के साथ जो बन रही है वैक्सीन, और साथ ही कैडिला को भी फेज 1 और फेज 2 के लिए मंजूरी मिली। तो अब भारतीय कंपनीज भी फोर फ्रंट पर आ रही हैं जहां तक वैक्सीन की दौड़ है। सर जी हाँ दीप, ये एक वाकई में बहुत अच्छी खबर है। और सबसे बढ़िया बात इसमें 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जो खबरें आ रही है वैक्सीन बनने की, उसमें हम आगे हैं दुनिया भर से। इस वक्त देश और दुनिया के लिए सबसे बड़ी चिंता कोरोना बनता हुआ है। और ऐसे में अगर भारतीय कंपनियां यहाँ पर आगे बढ़कर इस वैक्सीन की खोज करती है और वो करती है, क्योंकि देखिए सैकड़ों कंपनियां इस वक्त पूरी दुनिया भर में हैं जो इसमें लगी हुई हैं, जो बनाना चाहती है। कौन सबसे पहले निकलेगा और कौन कामयाब होगा और किसकी वैक्सीन सबसे कारगर साबित होगी, ये देखने वाली बात है। लेकिन अगर टाइमलाइन के साथ ICMR के साथ मिलकर भारत बायोटेक ये कहती है कि 15 अगस्त तक हम इस वैक्सीन को लॉन्च करने के में सफल हो जाएंगे, तो ये बड़ा अचीवमेंट है। और इसके साथ ही कैडिला भी फेज़ 1 और फेज़ 2 के लिए ह्यूमन ट्रायल्स के लिए उन्हें DGCI से मंजूरी मिल चुकी है। ये दूसरा बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। तो मुझे लगता है कि कोरोना से जो जंग हमारी चल रही है, हमारा अंदाज़ा ये था कि शायद हम इस साल के आखिरी क्वार्टर में या अगले साल की शुरुआत में वैक्सीन आते हुए देखेंगे। अगर उसके सामने अगर 15 अगस्त के आसपास ही आपको वैक्सीन मिल जाती है तो फिर क्या कहना है। और दूसरी बात ये कि देखिए एक और इसमें इंटरेस्टिंग और बड़ी बात दीप हमारे लिए भी है, वो ये कि अगर कोई एक विदेशी कंपनी, फ़र्ज़ करें कोई अमेरिकन कंपनी या किसी और देश की कंपनी ये वैक्सीन बनाती है, तो जाहिर सी बात है उस देश के लिए सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी कि हमारे देश के नागरिकों को पहले वैक्सीन मिलेगी, उसके बाद हम दुनिया भर में बांटेंगे, राइट। तो ये इस लिहाज से हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारे यहाँ वैक्सीन बन रही है और हमारे यहाँ वैक्सीन बनने के बाद अगर नेचुरली, तो फिर वो प्रायोरिटी हमारे देश के नागरिकों के लिए होगी, हमें पहले वैक्सीन मिलेगी। तो ये एक और अच्छी बात है कि हमारे देश के नागरिकों के लिए ये बड़ी चीज़ होती दिखेगी। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा अचीवमेंट है। मैं उम्मीद करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये वाकई में इसी तरह से लागू हो जाए और इसी तरह से 15 अगस्त पर लॉन्च हो जाए। अगर ये हो जाता है तो नथिंग लाइक इट। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। जी दीप।
बिल्कुल, बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। आशा करते हैं कि जितनी जल्दी इस पर डेवलपमेंट हो सके उतना होना चाहिए और आगे जाकर सक्सेसफुल एक लॉन्च भी हो वैक्सीन का। तो वहाँ पर तो नज़र है जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। हालांकि बाजार ने इसको डाइजेस्ट कर लिया है, पर वैक्सीन आने वाली खबर अच्छी ही रहेगी। फार्मा स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे, वहाँ पर भी नजर डालेंगे अनिल जी। पर कल का जो एक्शन था, आज के सेटअप की बात करें सर, उससे पहले थोड़ा जस्ट समझना चाहूंगा। 10,550 पर हमारी क्लोजिंग हुई। एक अहम रेजिस्टेंस रही थी सर ये, और हम कल भी बात कर रहे थे कि उसके ऊपर जाएंगे या नहीं। इंट्राडे में तो हम इसके काफी ऊपर गए थे और 4 महीने की ऊंचाई तक बाजार पहुंचा था। अब किस तरह से देखना चाहिए? एक अहम हर्डल को आपने क्रॉस किया या उसके आसपास आप क्लोज हुए? क्या अब बाजार एक नई रेंज बनाने की तैयारी में लग रहा है अगर ग्लोबल क्यू सपोर्टिव रहते हैं तो? और साथ ही जो बैंक निफ्टी में एक्शन चल रहा है सर, कल एक्शन आया पर उतना ज्यादा नहीं आया, उतना कन्विंसिंग मूव बैंक निफ्टी में अभी भी नहीं आया। तो क्या ये 22,000, 22,100, 200 अहम लेवल होने वाला है बैंक निफ्टी के क्रॉस करने के लिए, या फिर लग रहा है कि अब बैंक निफ्टी में भी थोड़ा कैचअप आना चाहिए जिस तरह से हम निफ्टी में रफ्तार देख रहे हैं? दीप, दो चीज़ें हैं इसमें। पहली चीज़ तो ये कि देखिए, जिन लेवल्स पर हमें, और मैं कल देर शाम एक्चुअली है ना, मैं मार्च की शुरुआत से, पहली दूसरी मार्च से लेकर अब तक के मैंने सारे डेटा वापस निकाल के देखे हैं, और पूरी फाइल मैंने कल पर डाली, जो मेरी डेली शीट्स होती है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे दिख रही है, वो ये कि 10,550 जहां हम कल क्लोज हुए हैं, अगर आज एक और पॉजिटिव क्लोज मिलता है तो यहाँ से लेकर 11,000 तक के लिए रास्ता साफ है, बीच में कोई खास रुकावट नहीं है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो अगर आज 10,550 पर इसके ऊपर यहाँ पर क्लोज मिलती तो आपके लिए 10,750 से 11,000 की रेंज आगे है। 10,750 भी छोटी रुकावट वाला लेवल है। 10,900 11,000 के आसपास की रेंज वहाँ पर बनकर आती है, जहाँ तक बाजार जाने की कोशिश कर सकता है। बीच में कहीं कोई खास लेवल है नहीं, क्योंकि जब हमने 10,000 पार करके निफ्टी पे 12,400 तक की हमने एक तेजी देखी, लाइफ टाइम हाई बनाया, उसके बाद 10,000 पर वापस आए नहीं, और जब आए तो 10,000 से सीधा हमने 9,550 तक का गोता लगाया था एक ही दिन में। माफ कीजिएगा, 11,000 से हमने सीधा 10,550 तक का गोता लगाया। तो बीच में लेवल्स कम है हमारे पास, उतने नहीं है नीचे आते वक्त कि जिससे कि आपको रुकावट मिले। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो सकती है। तो 10,550 के आसपास टिक पाना ये अपने आप में बहुत बढ़िया चीज़ होगी। और अगर वीकली क्लोजिंग आपको यहाँ पर मिलती है तो आप अगले हफ्ते के लिए और मजबूती के साथ तैयार होना है। ये पहली बात है। दूसरी बात जो है वो ये कि ट्रेंड पॉजिटिव है, और हम लगातार यही बात कर रहे थे कि 8 दिन हो गए, 9 दिन हो गए, रेंज से बाहर निकलने की तैयारी है। और आप देखिए उसी दिन रेंज से बाहर निकलने का पहला संकेत मिल गया, और अब आपको रेंज ऊपर की तरफ शिफ्ट होती हुई दिख रही है। कभी कभी आपको ये देखने को मिलेगा, कभी लीडरशिप आपको निफ्टी से आएगी, कभी लीडरशिप बैंक निफ्टी से आएगी, फॉर अ चेंज। देखिए, और राइटली सो, फंडामेंटल्स के लिहाज से निफ्टी जो लीड कर रहा है वो सही है। बैंक निफ्टी के फंडामेंटल्स, बैंकिंग शेयरों के, एनबीएफसी शेयरों के फंडामेंटल्स इस कोरोना के दौरान थोड़े कमजोर हुए हैं, इसलिए बैंक निफ्टी बैकफुट पर है। तो बैंक निफ्टी अभी भी अपने पुराने हाईस को पार नहीं कर पा रहा है, जो कि हमने उस समय बनते हुए देखे थे 10,550 के आसपास। तो मेरा पॉइंट सिंपल है कि बैंक निफ्टी में कैचअप रैली हो सकती है, जो आपका सवाल है, लेकिन अभी भी अगर आप परसेंटेज के लिहाज से देखेंगे तो निफ्टी में आपको मजबूती ज़्यादा दिखेगी। हाँ, किसी किसी दिन ऐसा हो सकता है कोई अच्छी खबर हो और उस लिहाज से बैंक निफ्टी, जैसा हम परसों बात कर रहे थे कि बैंक निफ्टी लीडरशिप लेगा, बट आमतौर पर मैं निफ्टी में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। उसकी दो बड़ी वजह, एक, निफ्टी में कोई स्टॉक, कभी कोई टेलीकॉम, कभी कोई ऑटो, कभी कोई आईटी, कभी कोई रिलायंस आपको बचाने के लिए आ जाता है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा वोलेटाइल उस लिहाज से है। और अगर बैंक निफ्टी के लिए दूसरी बात ये, 22,300, 22,500 ये बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, इससे पार करने में बैंक निफ्टी को थोड़ा पसीना आएगा। तो बैंक निफ्टी के लिए भी ये थोड़ी सी समस्या है कि आप जिस लेवल पर है वहाँ थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो मेरा ये समझना है, ट्रेंड को देखिए, ट्रेंड पॉजिटिव है, तेजी की तरफ है। पिछले 15 दिनों में एक भी दिन हमने ये नहीं कहा कि ट्रेंड खराब हो रहा है या कहीं भी कोई बेचने का सिग्नल है। कल तो आपने देखा भी किस तरह से एक तरफा तेजी की राय दी थी कि आज आपको बेचना ही नहीं है। दूसरा, ट्रेंड जब आपको क्लियर हो तो आपको अपना स्टॉप लॉस पता होना चाहिए कि मुझे इंट्राडे में मुझे स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, क्लोजिंग बेसिस पे कहाँ रखना है, जहाँ पर मुझे अपनी पोजीशन कम करनी है। और तीसरा, फिर अपसाइड को आप खेलिए। तो ये तीनों फॉर्मूला लगाकर आप आराम से अभी भी तेजी में बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। दीप,
बिल्कुल, तो स्टॉप लॉस पर ध्यान रखिए, बाजार की रेंज पर ध्यान रखिए। वैसे मूड माहौल बेहतर है बाजार का और निफ्टी ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है, पर बैंक निफ्टी पर भी आप मूव्स आते हुए दिखेंगे। ये आ रही है अंजी की तरफ से इस समय, जहाँ तक एक ब्रॉड स्ट्रक्चर या ट्रेंड की बात है। सर, आज के सेटअप की बात करते हैं, क्योंकि वीकली क्लोज है यूएस मार्केट्स के लिए, एक्सटेंडेड वीकेंड की हॉलीडे है, साथ ही हम देख रहे हैं कि नए वीकली एक्सपायरी की शुरुआत है। किस तरह का आज का सेटअप लग रहा है सर? जिस तरह से ये हफ्ता अच्छा रहा है ट्रेड के लिए, क्या एक और अच्छा दिन लग रहा है आज भी? दीप, ग्लोबल सेटअप आपके लिए पॉजिटिव से न्यूट्रल साइड पर है। मैंने इसलिए पॉजिटिव इसलिए रखा कि ऐसे कोई आपको बहुत पॉजिटिव नहीं दिखेगा। 90 पॉइंट ही डाउ ऊपर बंद हुआ है, उसमें से 30 पॉइंट तो आपके चले गए, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना भी चलेगा। बेसिकली मुझे है ना ज़्यादा मंदी नहीं चाहिए। मैं कल भी यही बात कर रहा था, वो न्यूट्रल रहे, 150 पॉइंट ऊपर नीचे की रेंज में रहे, फर्क नहीं पड़ता। कल तो देखिए डाउ फ्यूचर्स एक बार तो मतलब 400 पॉइंट ऊपर दिख रहे थे, माफ कीजिएगा, डाउ 400 पॉइंट ऊपर दिख रहा था और तब एसजीएक्स निफ्टी भी सेंचुरी मार्केट ट्रेड कर रहा था। लेकिन अब ठीक है, बंद होते होते डाउ फ्यूचर्स थोड़े नीचे आ गए, तो हम भी अभी 10,600 के आसपास हैं। ग्लोबल संकेत फिर भी मैं पॉजिटिव लेकर चलूंगा। एफआईज के संकेत नेगेटिव से न्यूट्रल हुए हैं। घरेलू संकेत फंड्स के पॉजिटिव साइड पर ही हैं। वायदा कारोबार के संकेतों में एक मैंने बदलाव किया है। जो मैं कल आपको न्यूट्रल से थोड़ा पॉजिटिव साइड पर कह रहा था, आज थोड़ा कॉशियस है, सावधानी वाले संकेत है वायदा कारोबार के। इसका मतलब ये है कि दीप, आपको ऊपरी स्तरों पर थोड़ा अलर्ट रहना है। सेंटीमेंट और ट्रेंड तो पॉजिटिव है ही, उसमें कुछ कहने की बात ही नहीं। तो ये सारे संकेत है आज के लिए। जी दीप। बिल्कुल, तो ज़्यादातर अच्छे संकेत हैं, बस थोड़ा वायदा कारोबार के संकेत की वजह से आपको कॉशियस रहना पड़ेगा, बट वैसे ट्रेंड फिर से आपको पॉजिटिव ही दिखेगा। पॉजिटिव ट्रेंड है सर। कल हमने एक रेंज ब्रेकआउट देखा या फिर रेंज के ऊपर आते हुए देखा निफ्टी को, तो क्या आज के लिए रेंज बड़ी निकल कर आ रही है या फिर थोड़ी ऊपरी स्तरों पर नई रेंज निकल कर आ रही है? जी हाँ, रेंज बदली है और ऊपर की तरफ बदली है। 10,400 10,475 अब निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा और 10,600 से 10,750 आपके लिए हायर रेंज बनेगी। माफ कीजिएगा, 10,600 से 10,750 ये आपके लिए हायर रेंज बनेगी निफ्टी पर। इस रेंज पर आपको फोकस करना है। अब फ्रेश खरीदारी और बड़ी तेजी 10,600 के पार निकलने पर होगी निफ्टी में, नहीं तो 10,550 10,600 थोड़ा वक्त बिताने की कोशिश निफ्टी कर सकता है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, इसकी रेंज में कोई बदलाव नहीं। जो कल की रेंज है वही आज की रेंज है। 21,500 21,700 मजबूत सपोर्ट जोन है और 22,250 22,475 ऊपर की वो रेंज है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख सकती है। अब आइए छोटी रेंज निफ्टी की आज दिन की बता दूं। 10,500 10,600 इस 100 पॉइंट की रेंज में अगर पूरा दिन वक्त बिता दे तो बड़ी बात नहीं। इतनी अच्छी तेजी के बाद 3 दिनों तक दौड़ लगाने के बाद थोड़ा बाजार सुस्ता सकते हैं और कोई गलत भी नहीं है अगर सुस्ती रहे, खासतौर से तब जबकि आपको पता है अमेरिका बंद है, 3 दिन का वीकेंड अमेरिका के लिए है, तो वीकेंड के पहले वैसे भी थोड़ी सी पोजीशन कम करने की टेंडेंसी लोगों की रहती है कि कौन वीकेंड पे 2 दिन के लिए लंबी पोजीशन रखे, वो सब सारी चीज़ें हैं। 10,475 10,650 ये आपकी मीडियम रेंज होगी निफ्टी पर आज के लिए और 10,425 से लेकर 10,700 ये आज की बड़ी रेंज आप मानकर चल सकते हैं। अब आइए बैंक निफ्टी 21,700 22,150 ये आपके लिए रेंज है वो जिस पर आपको फोकस करना है। बैंक निफ्टी में 21,600 से 22,325 ये मीडियम रेंज है जिस पर आपको फोकस करना है। 21,500 से 22,450 ब्रॉडली ये समझ लो ना, 21,500 22,500 1000 पॉइंट की रेंज है और उसके बीचों बीच में आप बंद हुए, ये आपके लिए बैंक निफ्टी की रेंज होगी। अब आइए मैं बता दूं, पुट कॉल रेशियो 1:61 पर आया है। वीकली सीरीज की आज शुरुआत है और ओवरऑल, ये तो खैर मैं पुट कॉल रेशियो ओवरऑल पोजीशन का बता रहा हूँ निफ्टी पर, ये थोड़ा हायर साइड पर है। इसका मतलब क्या है, थोड़ा और बढ़े। हालांकि ये लेवल ऐसा नहीं कि जहां आप सब कुछ बेच दें और कह के नहीं 100 150 200 पॉइंट तो निफ्टी गिरेगा ही, मैं वो नहीं कह रहा। लेकिन हाँ, ये जरूर कहना चाहता हूं कि जिन लेवल्स पर ये है उन लेवल्स पर ऊपरी स्तरों पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना है, उसको आपको ध्यान में रखना है। तो आप बड़े गैप से खुले, सुनिए ध्यान से, बड़े गैप से खुले निफ्टी पर, तो पहली चीज़ ये निफ्टी या बैंक निफ्टी पर, तो पहली चीज़ ये कि आपको खुद खरीदना नहीं है, दूसरी चीज़ ये कि आपको प्रॉफिट बुक करना है और तीसरी चीज़ ये कि इंट्राडे में छोटा करेक्शन मिले वहाँ पर फिर से एंट्री ले लेनी है। तो ये 3 बातें ध्यान में रख लीजिए इस पुट कॉल रेशियो के दम पर। विक्स 6% डाउन हुआ। विक्स डाउन होता है, आमतौर पर बाजार बढ़ते हैं और वो आप देख भी रहे हैं, 2651 पर विक्स आ चुका है। इसका मतलब ये कि ट्रेडर्स थोड़े कॉन्फिडेंट है, बाजार के मूड को लेकर चिंता कम है। ठीक है जी दीप। बिल्कुल, तो मूड माहौल बढ़िया है, कोई चिंता की बात नहीं है। हाँ, तो पीसीआर थोड़ा हाई है, तो वहां से आप देख सकते हैं थोड़ा कॉशियस रहना है और गैप अप पर फिर फ्रेश खरीदारी नहीं करनी है। पर जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है सर, उनको आज क्या ध्यान रखना चाहिए, कैसी चल रहेगी?
आपको स्टॉप लॉस लगाना है निफ्टी पर इंट्राडे में 10,475 में। इंट्राडे में बहुत छोटा दे रहा हूँ, मुझे ज़्यादा रिस्क रखनी नहीं, 75 पॉइंट काफ़ी है आपके लिए। और स्पेशली गैप से अगर ऊपर खुल गए तो फिर तो 10,475 क्लियर कट परफेक्ट वेल डिफाइंड स्टॉप लॉस है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा क्लोजिंग बेसिस पर लेकिन दूर है, वो 10,300 है। जब तक 10,300 के ऊपर अब आप बंद हो रहे हैं तब तक आपको बिल्कुल तनाव लेने की जरूरत नहीं, अपनी तेजी की पोजीशन को बरकरार रखिए, मस्त रहिए। बैंक निफ्टी एक ही स्टॉप लॉस है इंट्राडे और क्लोजिंग 21,700, बस सिंपल, और दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। 21,700 दिन में टूटेगा तो भी एक बार कम कर लेंगे पोजीशन, क्लोजिंग हो जाए तो फिर वो आपको डिसाइड करना है कि आप डे ट्रेडर हैं या पोजिशनल ट्रेडर हैं, उस हिसाब से आपको स्टॉप लॉस खींच कर रखना है। शॉर्ट पोजीशन जिनकी है उनके लिए एक ही स्टॉप लॉस है 10,600, उसके ऊपर निकले डे ट्रेडर हैं कट जाइए, पोजिशनल ट्रेडर हैं तो एंड ऑफ डे देख लीजिए 10,600 के ऊपर बंद होता है छोड़ दीजिएगा। मैं तो इनफैक्ट कहूँगा 10,550 के ऊपर भी बंद होता है तब भी छोड़ दीजिए, शॉर्ट रहने में क्या मजा है। जब बाजार का ट्रेंड आपको साफ बोल रहा है, इतने दिनों से लगातार कह रहे हैं कि खरीदारी कीजिए तो करते रहिए, बस सिंपल चीज़ें। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में इंट्राडे का स्टॉप लॉस होगा 22,350, थोड़ा दूर है लेकिन मेरे पास छोटा स्टॉप लॉस है नहीं दीप। 22,350 का स्टॉप लॉस आपको इंट्राडे में रखना है। क्लोजिंग बेसिस पे छोटा स्टॉप लॉस है 22,000। अगर आज आप 22,000 के ऊपर बंद हो जाते हैं तो फिर किसी को पूछेगा मत भाई, फिर शॉर्ट काट के आगे बढ़िए, खत्म करिए। और फिर भी जिनको, और मतलब कई बार ऐसा होता है जिनको मैं कहता हूँ कि अड़ियल वाले वो जो होते हैं ना शॉर्ट सेलर्स, डीट अड़ियल होते हैं, वो शॉर्ट सेलर्स की ये टेंडेंसी होती है। अभी आप देखो ना, हमारे प्रिय आशु मदान साहब हैं, वो जिस तरह से बोलते हैं और जो एक तेजी करने वाला बोलता है, उनके बोलने में कितना फ़र्क है। एक हमारे कुणाल जी है, वो भी दिल्ली के हैं, वो तेजी में रहते हैं। हमारे आशु जी दिल्ली के हैं, वो मंदी में रहते हैं। तो मंदी वाले थोड़े है ना अड़ियल टाइप ज़्यादा होते हैं एक्चुअली, तो वो जल्दी से अपनी पोजीशन काटने को तैयार नहीं होता है। तो उनके लिए फिर स्टॉप लॉस दूसरा है, उनके लिए 22,350 का ही होगा इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर, दोनों ही बेसिस पर। और बाकी जो सॉफ्ट शॉर्ट सेलर्स हैं जो मान जाते हैं बात, उनको स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे रख लेना चाहिए। 22,000 का क्लोजिंग का स्टॉप लॉस रखकर अपनी शॉर्ट काट लीजिए। जी दीप। बिल्कुल, तो नए सेंटिमेंट इंडिकेटर्स आपको बाजार में पता चल रहे हैं, लेवल्स तो हैं ही अहम, साथ ही कमेंट्री भी सुना करिए जिस तरह से आशु मदान साहब और कुणाल सरावगी जी बात करते हैं। नई पोजीशंस बनानी हो सर, तो फिर आज नई पोजीशंस कैसे बनानी चाहिए? निफ्टी खरीदें आप 10,475 के स्टॉप लॉस के साथ। सिंपल 3 टारगेट है, 600, 650, 700। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कहाँ जाके रुकेगा। 600 का लेवल तो दिखता है दीप, 600 के ऊपर के मैंने लेवल अंदाज से दिए, मैं बहुत साफ कह रहा हूँ, क्योंकि 600 के बाद 750 के पहले मेरे पास कोई लेवल निकल के नहीं आ रहा। मैं चार्ट तो देखता नहीं कि मुझे चार्ट पे दिख जाए, मैं तो वायदा कारोबार के डेटा से देखता हूँ। तो वायदा कारोबार के डेटा से मुझे और कहीं बीच में टारगेट दिख नहीं रहा, तो मैंने अंदाज से 50-50 पॉइंट के दे दिए। आप अपना दिमाग खुद भी लगाना थोड़ा सा, मैं फिर कह रहा हूँ कि मैंने अंदाज से दिया। 10,600 तो मुझे दिख रहा है कि 10,600 पहला लेवल है। अब 10,600 के पार निकलता तो 150 पॉइंट, अब 150 पॉइंट तो ऐसे नहीं बढ़ जाएगा, इसलिए मैंने कहा कि मैंने अपने हिसाब से दिया। अब आगे आप जानिए शॉर्ट पोजीशन कहाँ बनानी है। हाँ, आज तो दूंगा मैं शॉर्ट। अब इसमें दो चीज़ है दीप, अगर 10,600 पार करके टिक गए तब तो हम थोड़ा सोचेंगे कि ऊपर शॉर्ट बनाए 10,650, 10,700 की रेंज में। और अगर ना टिके, 10,600 पार नहीं होता है समझिए फॉर एग्जाम्पल, तो बहुत एग्रेसिव ट्रेडर आप हैं तो 10,600 पे शॉर्ट कर सकते हैं, 25 पॉइंट की रिस्क ले लीजिएगा। वो मैं 9:08 में बताऊंगा आपको, और तब 50-75 पॉइंट आपको 100 पॉइंट मिल जाए तो बहुत बढ़िया। और 10,600 पे शॉर्ट करने की हिम्मत खाली पुट कॉल रेशियो ऊपर होने की वजह से आ रही है, बाकी नहीं। देखिए परसों जो तेजी का मूड बना ना, वो 1:19 के पुट कॉल रेशियो नहीं दिया। देखो पुट कॉल रेशियो कई बार आपको है ना हर रोज, इसका प्रॉब्लम क्या है, ये हर रोज संकेत नहीं देता। 1:35, 1:40 में ना तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, आप अपना दिमाग लगाओ। लेकिन कई बार ये होता है कि जब ओवरसोल्ड हो जाता है तो आपको पता चल जाता है कि अब यहाँ बेचना नहीं है, ये बढ़ने को तैयार है। ओवरबॉट हो जाता है तो आपको पता चल जाता है कि यहाँ खरीदना नहीं है, प्रॉफिट बुक करने का टाइम। तो ये पुट कॉल रेशियो मुझे थोड़ा हायर साइड पर अब प्रॉफिट बुकिंग करने का संकेत दे रहा है। तो ये सिंपल चीज़ें है, इस लिहाज से आपको ध्यान में रखना है। तो हम 10,650, 10,700 की रेंज में बेचेंगे निफ्टी। 10,750 का स्टॉप लॉस है। टारगेट बड़े नहीं है, टारगेट छोटे ही हैं। बहुत मंदी नहीं करनी है, ज़्यादा मंदी के चक्कर में रहना मत, मिल जाए तो आपका नसीब। 10,600, 10,550 दो छोटे टारगेट के लिए आप बेच दो निफ्टी को। आइए अब बैंक निफ्टी सिंपल 21,700 स्टॉप लॉस है, खरीद लो आप। 22,150, 22,250, 350 और 22,450, ये 4 टारगेट है। 22,150 से लेकर 22,450, हर 100 पॉइंट ऊपर आपके लिए रुकावट है, बेचते रहिए। अब आइए आप बैंक निफ्टी बेचना है कि नहीं बेचना है। 100% बेचना है।
कहाँ बेचना है, 22,250 के ऊपर से ही मूड बनाना शुरू कर दीजिए बेचने का। 22,250 में बेच सकते हैं, 300, 325 में बेच सकते हैं, 450 में तो पक्का ही बेचना है, ठीक है ना। तो मैं तो 22,200 के ऊपर से सोचना चालू कर दूंगा कि भाई अब 250 पॉइंट अगर निफ्टी, बैंक निफ्टी बढ़ जाता है तो बेचना कहाँ से है। और हो सकता है दीप, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, जो आपने सुबह पहला सवाल, दूसरा सवाल जो पूछा था वैक्सीन के बाद, उसके जवाब में हो सकता है आज, पता नहीं, मुझे ऐसी गट फीलिंग आ रही है कि मैं ऊपर में बैंक निफ्टी पे आज एक शॉर्ट कॉल दूंगा, ऐसा मुझे लग रहा है, अभी लग रहा है। हालांकि मैं उस वक्त के डेटा वेटा सब देखूंगा, लेकिन अभी ऐसी फील मुझे आ रही है कि एक मेरा शॉर्ट कॉल आज बैंक निफ्टी पर ऊपर की तरफ आ सकता है। तो मैं ऊपर की तरफ थोड़ा आराम से, मतलब वो ओवर बुलिश होकर नहीं। देखिए कल मैंने आपको कहा था कि 22,500 पार निकल कर टिकेगा तो फिर आपको 500 पॉइंट नॉन स्टॉप मिलेंगे, उसके बाद 23,000 तक का मैदान साफ है। तो लेकिन हम 22,350 पे ही रुक गए, करेक्ट। तो अगर बैंक निफ्टी को तेज दौड़ लगानी होती है दीप, तो देखिए कल से बढ़िया दिन क्या होता, जब निफ्टी आपको इतनी मदद कर रहा है, ठीक है, इतने मजबूती के साथ निफ्टी 125 पॉइंट ऊपर बंद हो रहा है और आपसे तो ऊपर ही नहीं जाया जा रहा। इसका मतलब क्लियर है ना कि भाई बैंक निफ्टी थोड़ा थक रहा है, थोड़ा रुक रहा है। तो अगर आज वापस से बैंक निफ्टी एक्सपायरी के बाद जोर से ऊपर आता है अगर, तो मुझे बेचना है, ये मेरा क्लियर कट है। मुझे 22,500 के ऊपर जब तक अब ना जाए तब तक मुझे थोड़ा सा रुकावट वाला मामला दिखता है, थोड़ा थकावट वाला, थोड़ा इंतजार वाला, कंसोलिडेशन जिसको इंग्लिश में आप बोल दो, ये दिख रहा है मुझे। तो वहाँ पर हम ऊपर में थोड़ा बेचने की सोचेंगे, ये आपके लिए बैंक निफ्टी। और बेचेंगे तो 22,550 का स्टॉप लॉस लगा लेंगे, 22,200, 22,050 और 21,950 के टारगेट के लिए। जी दीप। बिल्कुल, तो शायद आज ऊपरी स्तरों पर आप दबाव आते देखें, स्पेशली बैंक निफ्टी, जैसे कि अनिल जी बता रहे थे, ये थोड़ा प्रेशर आ सकता है। कल ऑफ कोर्स आपको खरीदारी की राय दी गई थी और सुपर हिट कॉल्स रही, स्पेशली निफ्टी पर, तो हमने देखा कि सारे टारगेट्स आसानी से आ गए। अब देखते हैं कि आगे जाकर बाजार की चाल कैसे रहती है। सर, सेक्टर्स की बात करें तो कौन से सेक्टर्स आज फोकस में आ रहे हैं, और एफएनओ बैन में भी हमने देखा है फिर से कुछ मूवमेंट होना शुरू हुआ है जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती जा रही है। हाँ, बैन में सेल आ गया आपका, आज रिजल्ट आने से वैसे रिजल्ट पोस्टपोन हो गया, अब नई डेट तो आई नहीं है। और वोडाफोन आइडिया ऑलरेडी है, ग्लेनमार्क ऑलरेडी है। हाँ, आज डिफेंस सेक्टर रह सकते हैं रडार पर। उसमें पॉइंट ये कि 39,000 करोड़ के 38,900 करोड़ के ऑर्डर इन्होंने दिए हैं, जिसमें 31,000 करोड़ के ऑर्डर तो है ना घरेलू मार्केट से ही लेने हैं, ये इंपोर्ट नहीं होंगे। तो ये डिफेंस कंपनियों के लिए अच्छा बूस्ट है। लेकिन उसमें ऐसा नहीं कि हर एक कंपनी आपको खरीदनी देखनी है, आपको ये समझना पड़ेगा कि किस कंपनी को कितने ऑर्डर मिल रहे हैं। हमारी रिसर्च टीम उस पर काम भी कर रही है, वो आपको बताएंगी भी कि किस कंपनी को कितने क्या ऑर्डर्स मिल सकते हैं। उस लिहाज से आपको डिफेंस वाले स्टॉक्स लेने हैं। और एक और चीज़, बहुत गैप से खुल जाए तो इंतज़ार कीजिए। ये सब देखो, जिस दिन खबर आती है, जिस दिन गर्म होता है, उस दिन सारे के सारे स्टॉक चलते हैं या सेक्टर भागता है, उस दिन आपको लेना ही नहीं है। आप आराम से लीजिए ना, मिलता है, कहाँ जाते हैं मार्केट। मैंने आपको कल ही बीएससी का एग्जांपल दिया, हमने 420 पर रिकमेंड किया, 20% ऊपर 505, उसके बाद 440 आ गया 3 दिन में, 4 दिन में आराम से मान लो 440 वाला वापस 480, 90। ठीक है, आप 420 में नहीं ले पाए, लेकिन 500 में लेंगे तो फंसेंगे, 440-50 में लेंगे तो आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, शेयरों पर नज़र रखिए, जिन शेयरों को फ़ायदा हो रहा है उनकी लिस्ट बना लो, टाइम से लेंगे बस, अगर इन्वेस्टर है तो। बाकी ट्रेडिंग वालों के लिए तो क्या है, ट्रेडिंग वालों के लिए तो वैसे ही ना, 780 में लेना है, 785 में बेचना है, 90 में लेके 95 में बेचना है, 800 में लेके 805 में बेचना है, और फिर 810 में लिया और वहीं टॉप बन गया तो फिर 750 में बेचना है। तो 3 बार 4 बार 5-5 रुपये करके बनाओ और एक बार में 25 रुपये 50 रुपये दे जाओ, ये वाला सिस्टम है। जी दीप। बिल्कुल, तो सेक्टर के लिए पॉजिटिव है, पर उसमें आपको स्टॉक्स अच्छी तरह से ढूंढने पड़ेंगे और आपको इनके बारे में विस्तार से भी आगे जाके बताएंगे। पर सर, थोड़े अगर संकेतों की बात करें, जिस तरह से क्यूज़ आ रहे हैं, एक तो वायदा कारोबार के लिए आज आपने जो कॉशियस रखे हैं पीसीआर हाई की वजह से, एक वहाँ से क्या लेवल्स निकल कर आते हैं वो बताइए। और फाइनली एफआईज नेगेटिव से अब थोड़ा न्यूट्रल आते हुए दिखे हैं, डीआईज अभी भी पॉजिटिव, वहाँ से क्या संकेत आ रहे हैं? देखो, डीआईजी ने तो फिर से 900 करोड़ की खरीदारी की, 909 करोड़, बढ़िया है हमारे लिए, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, नाइस, कीप इट अप। अब आए एफआईज, 557 करोड़ का बेचा, तो इन दिनों का सबसे छोटा आंकड़ा है, पहली चीज़।
दूसरा सामने वायदा कारोबार में स्टॉक फ्यूचर्स 667 करोड़ के खरीदा है, यानी कि लगभग स्टॉक्स में नेट 110 करोड़ की खरीदारी है। और सामने इंडेक्स खरीदा है 705 करोड़ के फ्यूचर्स। इसका मतलब क्लियर है कि देखो कल एक्सपायरी का दिन था, थोड़ी इंडेक्स में तो हो गई शॉर्ट कवरिंग। स्टॉक्स में भी इनको लग रहा है कि अब ठीक है, इतना मंदी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बेचना रुक नहीं रहे, इसलिए जो है मैंने अभी तक इनको रखा है न्यूट्रल साइड पर। मैं पॉजिटिव, एक दिन में ऐसा नहीं होता, और वो भी एक्सपायरी के दिन आप अगर कोई एक्शन लोगे तो हमें सब समझ में आता है कि कितना एक्शन आपका जेन्युइनली दिल से है और कितना एक्सपायरी के लिहाज से। एक्सपायरी में बहुत लोगों की मजबूरी होती है, और एक चीज़ समझ लीजिए, मजबूरी खाली ट्रेडर्स की नहीं होती है, एफआईज की भी होती है। उनकी कम होती है, पैसे की पावर है। ट्रेडर्स की ज़्यादा मजबूरी होती है क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं होता कि भाई चलो ठीक है ख़त्म करना ही पड़ेगा, तो थोड़ी शॉर्ट्स कवर किए हैं, बाकी और कुछ नहीं। 2730 करोड़ के ऑप्शन खरीदे, ऑप्शन खरीद कर अपनी पोजीशन को अब वो हेज कर। देखिए एफआईज हेज करने से तो मानेंगे नहीं, उनके लिए एफएनओ है ही हेजिंग टूल। ये तो बाकी ट्रेडर्स के लिए है कि भाई चलो ठीक है, खेलो, कम पैसे में कम मार्जिन में आपको ट्रेड करने को मिल रहा है, कर रहा है, लेना है 2-5 रुपये ऊपर बेच देना है रोज़ का, ठीक है 5-25 हज़ार बन गया, 2-5 हज़ार बन गया तो वो खुश हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन एफआईज तो प्रॉपर हेज करने के लिहाज से, म्यूचुअल फंड प्रॉपर हेज करने के लिहाज से एफएनओ को यूज़ करते हैं, इसलिए उन्होंने हेजिंग में सीधे फ्यूचर्स बेचने के बजाय स्टॉक के या इंडेक्स के उन्होंने ऑप्शंस का जरिए लिया। तो 2730 करोड़ के इंडेक्स ऑप्शंस खरीदे हेजिंग के लिहाज से, वो ये है आपके लिए। तो दीप, एफआईज के आंकड़ों में ठीक है, आंकड़े थोड़े बेहतर हुए, लेकिन अभी हमें एक आध दिन और देखना है जी। बिल्कुल, एक आध दिन और देखते हैं अगर ये ट्रेंड और बेहतर होता है आने वाले दिनों में। नहीं, वायदा कारोबार से संकेत नहीं सर? तो संख्या ठीक है दीप, कोई इशू नहीं है। और देखिए 10,400 यहाँ पर 15 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है पुट में, इस वाली हफ्ते की जो सीरीज बनी है जो अगले गुरुवार को बंद होगी उसमें, पॉइंट नंबर 1। और 10,600 पर 15 लाख शेयर हैं, जहाँ 8 लाख शेयर कॉल राइटिंग भी है। तो 10,600 के ऊपर जाएगा तो और बढ़िया तेजी बनेगी, और नीचे में 10,400 10,500 की रेंज में सपोर्ट है। 22,000 के कॉल पर 3 लाख शेयर हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी में, और 2.5 लाख शेयर हैं पुट में, लगभग बराबरी का मामला है। तो ताकत आजमाइश के लिए 22,000 का लेवल हो गया, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे आपको उस रेंज से देखना है। ऊपर उसके बाद 22,500 रुकावट है, ये सिंपल आपको डेटा में दिख रहा है। तो डेटा में ज़्यादा बदलाव नहीं है। हाँ, एक चीज़ जरूर बदली है जो मुझे बड़ी पसंद आ रही है। पहली चीज़, निफ्टी डिस्काउंट 21 पॉइंट से घटकर 12 पॉइंट, वेरी गुड। बैंक निफ्टी प्रीमियम 47 पॉइंट से घटकर 24 पॉइंट, 2 दिन पहले 170 पॉइंट का डिस्काउंट, 170 पॉइंट के डिस्काउंट से 24 पॉइंट, यानी कि तेजी करने वाले ट्रेडर्स को 200 अंकों का फायदा डिस्काउंट से प्रीमियम में आने की वजह से, कभी कभी उनको भी फायदा होता है। लेकिन ये कि आप ले पाए क्या, पॉइंट वही होता है। तो ये सिंपल चीज़ यही है। तो चलिए प्रीमियम में आ गया। प्रीमियम आने का दीप एक मतलब ये भी होता है कि आप प्रीमियम में आ गए तो आपके पास शॉर्ट्स इतने बचे नहीं है। देखिए अगर आप बहुत डिस्काउंट पे, इसका मतलब लोग नेगेटिव है, मंदी में शॉर्ट्स हैं, तो अब शॉर्ट्स भी काफ़ी कवर हुए हैं, ये भी आप देखिए। तो आज आपके लिए वायदा कारोबार से 2 संकेत सावधानी के हैं। प्रीमियम से, प्रीमियम ये कह रहा है कि शॉर्ट्स काफ़ी कवर हुए हैं, और पुट कॉल रेशियो ये कह रहा है कि भाई आप थोड़े ओवर बॉट हो रहे हो। 1:61 का पुट कॉल रेशियो ठीक नहीं है, थोड़ा और बढ़ेगा। तो अब इसका मतलब ये कि हमें खाली ऊपर के लेवल पे थोड़ी सावधानी रखनी है, अपने लेवल से खरीदना है, स्पेशली इंडेक्स। हम किसी भी भाव पे खुलेगा नहीं खरीदेंगे, और हो सकता है 10,600 थोड़ा अच्छा खुल जाए, मैं खुलते ही शॉर्ट कॉल दे दूँ। कल मैंने एक भी बार नहीं बोला मंदी की बात। आज मैं निफ्टी में, बैंक निफ्टी में बहुत गैप मिला, बहुत ऊपर मिला तो शॉर्ट कॉल की बात करूंगा थोड़ा, या प्रॉफिट बुक करने की। एक बार थोड़ा मिल जाएगा 50-75 पॉइंट निफ्टी में, या 150-200 पॉइंट बैंक निफ्टी में, तो ठीक है, हम खुश हो जाएंगे कि ऊपर पे सही लेवल पे बेचा है और वापस नीचे में आपको एंट्री मिल रही है। तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना है ऊपर के लेवल पे। ये एफएनओ डेटा में, अच्छा एफएनओ डेटा के अलावा और कुछ भी नहीं है दीप, और कोई चीज़ ऐसी नहीं जिसकी वजह से आपको बेचना है। न कोई ग्लोबल मार्केट खराब है, कोरोना की वैक्सीन की खबरें आ रही है, ट्रेंड रेंज सब कुछ आपके लिए बढ़िया है, और कहीं कोई दिक्कत नहीं। खाली एफएनओ डेटा ये कह रहे हैं कि ऊपर में सावधान रहिए, बस प्लीज़। ओके, बिल्कुल, तो नज़र रखेंगे डेटा के लिहाज से कैसा मूवमेंट आता है। शायद ऊपरी स्तरों पर, जैसा अनिल जी कह रहे हैं, थोड़ा कॉशियस रहने की ज़रूरत है, पर वैसे आज का ट्रेंड पॉजिटिव है। अब जान लेते हैं आज का स्टॉक ऑफ द डे कौन सा है। सर हिंट तो आपने दे ही दिया था, बताइए आज का स्टॉक ऑफ द डे कौन सा है। जी वैसे मैं दे रहा हूँ, लेकिन मुझे डाउट है कि लोगों को उसमें पैसा बनाने का मौका मिलेगा, और इसलिए दीप है ना, मैं
स्टॉक ऑफ द डे आजकल देना कम प्रीफर करता हूं, क्योंकि होता क्या है उसमें है ना, बहुत गैप से खुल जाता है। अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, ये डिफेंस वाली कंपनी है, इनके लिए बड़े ऑर्डर्स भी आएंगे। पहले मैं देख रहा था कि शायद ऑर्डर की साइज़ बड़ी ना हो, लेकिन मैं पूरी चेक कर रहा हूँ, अभी तक मैंने पूरा पढ़ा नहीं, लेकिन हो सकता है एक बड़ा साइजेबल ऑर्डर इनको मिल जाए। तो 760 करोड़ के स्टॉप लॉस के साथ इसे खरीदना है। 790, 805 ये 2 टारगेट के लिए खरीदना है। 38,900 करोड़ के टोटल ऑर्डर्स इशू हैं। टोटल ये 38,900 करोड़ सारा इनको नहीं मिल रहा, ये टोटल ऑर्डर्स इशू हुए हैं। तो ये आपके लिए है। अब दूसरी चीज़ जो है दीप, वो हालांकि मैंने इसमें लिखी नहीं है स्टॉक ऑफ द डे में, लेकिन मैं वो डिस्कस करना चाहता हूँ और उसमें मैं अपनी ओपिनियन भी देना चाहता हूँ। वो वेदांता और HDFC लाइफ। 31 जुलाई से आपका वेदांता निफ्टी से बाहर हो जाएगा और बहुत सारे लोग मुझे पूछ भी रहे हैं ट्विटर पे कि सर वेदांता पे अपनी ओपिनियन दीजिए। और वेदांता मैंने डीलिस्टिंग के लिहाज से पहले खरीदारी की राय भी दी थी। अब वेदांता में देखिए आपको क्या करना है, मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। पहली चीज़, निफ्टी से बाहर निकल रहा है वेदांता, करीबन 4 करोड़ शेयरों की सेलिंग आएगी। आपको नहीं घबराना, वो सारे आपको नहीं खरीदने, जिसको खरीदना है वो खरीदेगा। ये एक तरह से डीलिस्टिंग प्रोसेस के लिए ठीक है, क्योंकि देखिए क्या होता है, अगर जो निफ्टी फंड्स है, जो निफ्टी ETFs है, उन्हें उसी प्रोपोर्शन में वेदांता हमेशा खरीदना ही पड़ेगा जो उनका प्रोपोर्शन है। तो जैसे ही अगर निफ्टी से बाहर निकला तो जो वो फंड है उन्हें वेदांता बेचकर HDFC लाइफ लेना है, तो वो बिकवाली होगी। लेकिन उसमें ये कि जो फंड जिनके पास ताकत है नेगोशिएट करने की कंपनी के साथ कि हमें हायर प्राइस चाहिए, वो फंड कम हो जाएंगे, क्योंकि अब 4 करोड़ शेयर बिकेंगे तो आई डाउट कि कोई फंड खरीदेगा। उसे जो खरीदेंगे या तो बड़े इन्वेस्टर्स खरीदेंगे या कोई फंड खरीदेगा तो सोच समझ कर खरीदेगा। तो पॉइंट ये है कि एक तो ये कि ये जैसे सप्लाई खत्म होगी उसके बाद आपके लिए स्टॉक में एक तेजी का माहौल बनेगा, और कंपनी के लिए भी अगर वो जो डीलिस्टिंग करवाना चाहती तो उनके लिए थोड़ा आसान काम होगा। तो पॉइंट ये है कि वेदांता, जो आपके वेदांता का स्टॉक ले आए, मैं वेदांता पे बात कर रहा हूँ, तो वेदांता में आपको खरीदारी की अगर आपकी पोजीशन है, पोजीशन बना कर रखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहीं कोई डरने घबराने की जरूरत। जिन लोगों को फ्रेश खरीदारी करनी है उन्हें 9800 रुपये के आसपास इसके नीचे आए, वहाँ पर आए अगर इन खबर के दम पर, तो आपको वेदांता वहाँ पर खरीदना चाहिए। तो ये आपके लिए 2 चीज़ें हैं जहाँ पर आपको ध्यान रखना कि वेदांता में आपको खरीदारी करनी है। और मैं खुद ही देख लेता हूँ वेदांता का प्राइस क्या है, 1 सेकंड। ओके, 106 रुपये पर बंद हुआ है वेदांता का स्टॉक, 106 रुपये 40 पैसे पर। आपके पास पोजीशन है, इन्वेस्टमेंट के तौर पर होल्ड करिए। नीचे आएगा 100 रुपये के नीचे, 9800 रुपये के आसपास, तो और थोड़ा आप ऐड कर सकते हैं। 87 रुपये 40 पैसे की इंडिकेटिव प्राइस है। अगर कंपनी को डीलिस्ट करना ही है तो इस दाम पर तो होगा नहीं। अब वो दाम क्या 125 होगा, 140 होगा या इसके ऊपर का होगा, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये दाम पे तो नहीं होगा। इस दाम पे तो कोई फंड ना देने वाला है ना आप देने वाले हैं। तो मुझे नहीं लगता, हाँ ठीक है, एक बार निफ्टी से बाहर निकलने की खबर के दम पे थोड़ा नीचे आ सकता है, कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं, आराम से आप इसे होल्ड करिए, निश्चिंत रहिए। जी दीप। बिल्कुल नज़र रखिए। वैसे परेशानी की बात नहीं है, निफ्टी के बाहर भी जा रहा है तो इतनी चिंता की बात नहीं है, बल्कि अगर आप लोअर लेवल्स देखें तो आप खरीदारी भी कर सकते हैं। तो ये रही राय वेदांता जो निफ्टी के बाहर जा रहा है। HDFC लाइफ इसको रिप्लेस करेगा 31 जुलाई से। एंड ऑफ कोर्स आज का स्टॉक ऑफ द डे जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। पर चलिए जान लेते हैं और कौन से स्टॉक्स आज फोकस में रहने वाले हैं। भरपूर एक्शन रहेगा, कई सारी खबरें आई हैं मार्केट की। हमारे साथ मानसी, पूजा, कुशल और साथ ही आशीष तैयार हैं। मानसी, आपसे शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, बताइए आज के अहम ट्रिगर्स कौन से हैं? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग दीपांशु। शुरुआत मदरसन सुमी से ही करेंगे। बोर्ड ने रीऑर्गेनाइजेशन योजना को मंजूरी दे दी है। दरअसल इनका घरेलू वायरिंग हार्नेस कारोबार जो है उसे डीमर्ज करने की योजना है। डीमर्ज कर कारोबार को लिस्ट किया जाएगा और MSSL यानी कि मदरसन सुमी का नाम बदलकर संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड होगा। FY 22 तक प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है। आपको बता दें, शेयर धारकों को मदरसन सुमी के 1 शेयर के बदले नई कंपनी का 1 शेयर मिलेगा। दूसरे चरण में संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल का MSSL में विलय हो जाएगा। JB केमिकल्स KKR JB केमिकल्स में कंट्रोलिंग हिस्सा खरीदने जा रहा है। प्रमोटर से करीब 54% हिस्सा खरीदेगा और साथ ही 745 रुपये प्रति शेयर के दाम पर करीब 4 करोड़ 17 लाख शेयर्स की खरीदारी की जाएगी। 26% हिस्से के लिए 745 रुपये प्रति शेयर पर ओपन ऑफर लाने की योजना है। कुल 4600 करोड़ में ये डील होने का अनुमान है। तो JB केमिकल्स पर भी नजर रखें। HUL फोकस में है क्योंकि
क्योंकि HUL ने अपनी प्रोडक्ट फेयर एंड लवली की रीब्रांडिंग की है। फेयर एंड लवली का नाम बदलकर अब ग्लो एंड लवली कर दिया गया है और पुरुषों के लिए जो क्रीम है उसका नाम ग्लो एंड हैंडसम हो जाएगा। PI इंडस्ट्रीज पर फोकस रहेगा क्योंकि QIP का फ्लोर प्राइस 1534 रुपए प्रति शेयर पर तय किया गया है। फ्लोर प्राइस पर 5% तक की छूट की संभावना है। QIP के जरिए 2000 करोड़ जुटाने की कंपनी योजना बना रही है और इश्यू प्राइस को लेकर जो बोर्ड बैठक है वो 7 जुलाई को होने वाली है, तो इसके चलते PI इंडस्ट्री पर भी फोकस रहेगा। बिल्कुल, तो ढेर सारे स्टॉक्स हैं जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। चलिए जान लेते हैं कुछ और स्टॉक्स कौन से हैं। कुछ फंड एक्शन भी है, लिस्ट तैयार है पूजा के पास। गुड मॉर्निंग पूजा, बताइए। गुड मॉर्निंग दीपांशु। शुरुआत मुथूट फाइनेंस से कर लेते हैं। 18 जुलाई को कंपनी की बैठक होगी जिसमें कि शेयर विभाजन पर विचार किया जाएगा और इसके अलावा जो कर्ज सीमा है यानी कि बोरोइंग लिमिट है वो भी 50,000 से बढ़ाकर 75,000 करोड़ करने की शेयरधारकों से मंजूरी मांगी जाएगी। तो 18 जुलाई को बोर्ड बैठक पर नजर रहेगी। इसके अलावा कैडिला हेल्थ केयर कोविड-19 के वैक्सीन के लिए DGCI से ह्यूमन ट्रायल के लिए भी अब मंजूरी मिल चुकी है। कंपनी को फेज 1 और 2 क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए मंजूरी दी गई है और भारत बायोटेक के बाद ये दूसरी कंपनी है जिसको कि DGCI की तरफ से ये अप्रूवल मिला है। जाइडस और एवॉर्ड इंडिया पर भी नजर रखिए। आज फार्मा स्टॉक्स काफी फोकस में है और यहाँ पर खबर आ रही है कि NPPA ने ब्लड थिनर इंजेक्शन की कीमतें बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। यहाँ पर API की कीमतें भी बढ़ी थी जिसके चलते अब ये इसकी भी कीमत बढ़ाने को मंजूरी दी है और दवा की जो नई कीमत होगी वो 24 और 60 रुपए तय की गई है। सेल जून के महीने में रिकॉर्ड बिक्री और एक्सपोर्ट दर्ज हुए हैं और जून से बिक्री पिछले साल के मुकाबले की अगर बात करें तो 18% की बढ़त इस बार देखी गई है। आज नतीजे भी आने वाले थे कंपनी के, लेकिन अब वो कैंसिल हो चुके हैं। लगातार दूसरी बार है जब कंपनी के नतीजे कैंसिल हुए हैं, आगे के लिए पोस्टपोन कर दिए गए हैं। और आखिर में बात करते हैं टेलीकॉम स्टॉक्स की। टेलीकॉम कंपनियों ने सरकार की मदद की गुहार की है और भारतीय एयरटेल और वोडा की तरफ से जो बयान आ रहे हैं वो आपको बता देते हैं। भारतीय एयरटेल ने सरकार से मदद की मांग की और उनका कहना है कि अगले 5 से 10 साल में तेज ग्रोथ की उम्मीद है और ऐसे में सरकार को सपोर्ट करना चाहिए। और वोडा आइडिया का भी यही कहना है कि सर्वाइवल के लिए ट्राई और DOT का सहयोग इस वक्त काफी जरूरी हो गया है। तो इस तरह के जो बयान आ रहे हैं टेलीकॉम कंपनियों पर भी नजर रखिए। कई सारे स्टॉक्स हैं उस लिस्ट में जहां पर नजर रखिए। टेलीकॉम स्टॉक्स एक बार फिर से फोकस में आएंगे और सेल अच्छी खबर भी है प्रोडक्शन को लेकर, पर उनके नतीजे एक बार फिर से डिले हो गए हैं। कुशल भी हमारे साथ है बताने के लिए कुछ और खबरों वाले स्टॉक्स और फंड एक्शन की तरह। गुड मॉर्निंग कुशल। गुड मॉर्निंग दीपांशु। एप्पल इंडिया पर नजर रखिए। यहाँ पर भारत के सबसे बड़े ऐप स्टोर्स को जो मैनेज करने वाली कंपनी है इंडस OS, उसमें इन्होंने 8% हिस्सेदारी खरीदने की योजना बनाई है। $2.86 मिलियन में ये डील होगी। इसके अलावा VST टेलर्स, यहाँ पर इनकी जून बिक्री के आंकड़े आए हैं। इनफैक्ट ट्रैक्टर सेगमेंट देखें तो करीब 11% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है सालाना आधार पर पावर टेलर सेगमेंट में करीब 20% का फॉल आया है। साथ ही एडेलवाइज पर नजर रखिए। यहाँ पर NBFCs कारोबार में जो 4,000 करोड़ के बैड लोन्स थे वो इन्होंने बेचे हैं। इन्होंने इसमें 25% का हेयर कट लिया है। साथ ही मेरे पास कुछ एक फंड एक्शन है जहां पर सीक्वेंट साइंटिफिक आज फोकस में रहेगा। एग्नेस होल्डिंग्स, इन्होंने करीब 94 रुपये 20 पैसे के भाव पर 27 लाख शेयर खरीदे हैं और साथ ही 94.25 के प्राइस पर एक और डील भी हुई है। करीब 40 लाख शेयर वहां पर भी खरीदे गए हैं। तो काफी बड़ी फंड बाइंग आप कह सकते हैं सीक्वेंट साइंटिफिक में हमें देखने को मिली है। इसके अलावा KRBL कोटक महिंद्रा इंटरनेशनल ने करीब 13 लाख शेयर जो है 262 रुपए के भाव पर बेचे हैं। तो इनके लिए एक नेगेटिव फंड एक्शन है। साथ ही इनसाइडर ट्रेड्स भी है मेरे पास जिसमें अपोलो टायर्स प्रमोटर लगातार इस स्टॉक में खरीदारी करते जा रहे हैं और यहाँ पर प्रमोटर PTL एंटरप्राइजेस ने करीब 4.25 लाख शेयरों की खरीदारी की है 29 से 30 जून के बीच। साथ ही जामना ऑटो में भी खरीदारी हुई है प्रमोटर द्वारा और यहाँ पर करीब 7.25 लाख शेयरों की खरीदारी हुई है 29 से 30 जून के बीच भी। और साथ ही प्रकाश इंडस्ट्रीज अंत में यहाँ पर भी प्रमोटर वेद प्रकाश ने करीब 25,000 शेयरों की खरीदारी की है 30 जून को। ढेर सारा एक्शन आपको फिर से दिख रहा है जहां तक फंड एक्शन प्रमोटर एक्शन का सवाल है। अब जान लेते हैं कि आज ब्रोकरेजेस का फोकस किधर है FIR में। गुड मॉर्निंग आशीष, बताइए कौन से स्टॉक्स पर आज ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं।
गुड मॉर्निंग दीपांशु। मदरसन सुमी ग्रुप रिस्ट्रक्चरिंग के ऊपर ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स आई हैं। सीएलए से पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। इन्होंने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी 110 रुपए के लक्ष्य के लिए। 104 रुपए कल की क्लोजिंग। ये कह रहे हैं कि मध्यम अवधि में इससे फायदा देखने को मिलेगा, लेकिन क्रॉस होल्डिंग जारी रहेगी। साथ ही अगर आप देखें तो जेफरीज थोड़े से न्यूट्रल नजर आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने होल्ड की रेटिंग दी 105 रुपए के लक्ष्य के लिए। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर एक रिपोर्ट आती हुई देखिए, जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट है। ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है और लक्ष्य जो है 95 से बढ़ाकर 110 रुपए कर दिया है। इन्होंने ईपीएस के अनुमान में 5% की बढ़ोतरी की और ये कह रहे कि नॉन डिफेंस कारोबार से अच्छी खासी आय आती है कंपनी को। आज पूरे दिन गैस स्टॉक्स भी फोकस में नजर आएंगे, क्योंकि मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है जहां पर ये कहा जा रहा है कि अब कहीं ना कहीं डिमांड को लेकर ग्रीन शूट्स विजिबल आ रहे हैं और आगे जाकर ये सालाना 21% की ग्रोथ का अनुमान लगा रहे हैं। इंद्रप्रस्थ गैस पर इन्होंने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। लक्ष्य 471 से बढ़ाकर 574 कर दिया है। 444 कल की क्लोजिंग है। और गुजरात गैस पर तो डबल अपग्रेड आया है, यहाँ पर ज्यादा तेजी देखने को मिल सकती है। अंडरवेट की रेटिंग को बदलकर अभी ओवरवेट की राय दे रहे हैं और लक्ष्य 201 से बढ़ाकर 387 रुपए कर दिया है। गेल पर ओवरवेट की रेटिंग बरकरार है, 153 रुपए के लक्ष्य दिया है। 103 रुपए कल की क्लोजिंग है। और जीएसपीएल पर अंडरवेट की रेटिंग को अपग्रेड कर ओवरवेट की रेटिंग दी है और लक्ष्य 168 से बढ़ाकर 256 रुपए कर दिया है। एचएसबीसी की रिपोर्ट है। बजाज फाइनेंस पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 3,500 रुपए के लक्ष्य के लिए। और अंत में सीएलएसए की आखिरी रिपोर्ट है एक्सिस बैंक पर, जहां पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 580 रुपए के लक्ष्य के। ओके, तो ये है वो तमाम स्टॉक्स जहां पर रहेगा आज भरपूर एक्शन आपके लिए। आइए एक्शन की करते हैं शुरुआत। हमारे एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ और बिगुल है इस वक्त पिक ऑफ द डे का। स्वागत है आप सभी का। आइए बंसल जी के साथ करते हैं। नहीं, बंसल जी के साथ नहीं, सॉरी, बंसल जी के साथ नहीं, कुणाल जी के साथ। कुणाल जी गुड मॉर्निंग। और कल जो आपने सजेशन दिया था वो सजेशन मंजूर हो चुका है और आज 3:30 बजे आप पढ़ने पढ़ाने के लिए तैयार हो जाएं। आज से नामकरण संस्कार जो आपने किया है मस्ती की पाठशाला, वो 3:30 बजे होगा। और हमारे दर्शकों को मैं बता दूं कि आज हम इस शो में क्या करने वाले, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं कि इस शो में होगा ये कि भाई हम हल्के फुल्के अंदाज में कुछ टॉपिक, कुछ काम की बातें आपकी बाजार से रिलेटेड हैं, वो हम उसमें उठाएंगे और उसको डिस्कस करेंगे। तो आज क्या होगा, आज का टॉपिक हमने रखा कि ये एक बार सारे एक्सपर्ट्स को मुझे एक बार फ्रेम में दिखा दें। मैं ना इनके चेहरे देखना चाहता हूँ जब मैं ये बात बोलूँगा कि आज का टॉपिक क्या है, तो इनका रिएक्शन क्या था। वागले साहब सामने देखिएगा जरा। हाँ, कैमरे की तरफ, 1 मिनट। हाँ, तो आज का टॉपिक ये होगा कि आप अपने एक्सपर्ट के साथ, एक बार फ्रेम दिखा के रखिए। हाँ, वाइप हटा दीजिए, ज़रूरत नहीं है। आप अपने एक्सपर्ट के साथ अपनी कुंडली का मिलान कैसे करें, ठीक है। मतलब वो हम पुराने ज़माने में होता था, शादी करने के पहले वो गुण मिलाए जाते थे, कुंडली मिलाई जाती थी। तो अब इतने सारे एक्सपर्ट हैं, वागले साहब है, सचिन जी है, सुमित जी है, सैटेलाइट वाले, आप कुणाल जी, राकेश जी हो। आपको कौन से एक्सपर्ट की कॉल पर ट्रेड करना है, इन्वेस्ट करना है, ये भी तो कन्फ्यूजन है लाइफ में। अगर दिन में आपके 50 एक्सपर्ट आते हैं, इतने सारे चैनल्स हैं, अलग अलग फील्ड के अलग अलग एक्सपर्ट हैं, आपको कौन सा एक्सपर्ट चुनना चाहिए, किस एक्सपर्ट की राय पे आपको काम करना है? कुणाल जी बताइए, टॉपिक ठीक है ये शुरुआत करने के लिए? अनिल जी, सबसे पहले गुड मॉर्निंग अनिल जी, आपको, दीपांशु को। और अनिल जी, जबरदस्त न्यूज आज आपने सवेरे सुनाई है। सुनकर अनिल जी मुझे बहुत खुशी हो रही है। और अनिल जी, ये जो आपने अभी टॉपिक दिया है, टॉपिक भी बहुत जबरदस्त है। बहुत सारे ट्रेडर्स अनिल जी गलत लोगों को फॉलो करते हैं, जो उनके एपिटाइट के हिसाब से नहीं होता, उनके स्वभाव के हिसाब से नहीं होता। तो अनिल जी, जिस तरह हर मेल में जो है कंपेटिबिलिटी का होना जरूरी है, एनालिस्ट के साथ भी कंपेटिबिलिटी होनी चाहिए। तो आपकी जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल सही है अनिल जी, और टॉपिक भी जबरदस्त है। बिल्कुल, तो ये आपके लिए खास है। और 3:30 बजे वाला हमारा जो जैसे हम मार्केट खत्म करेंगे उसके तुरंत बाद ये पाठशाला शुरू करेंगे। देखिए, वो आपने कहावत तो सुनी होगी कि गांव बसा नहीं, लुटेरे पहले आ गए। ऐसे ही हमारे एक और मतलब उनको लुटेरे तो नहीं बोले, प्यार से लुटेरे बोल रहे, दिल लुटाए उन्होंने। और वो है आशिफ मदान साहब। उन्होंने देखो बात करते करते मैसेज कर दिया, सर आई वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस शो
बुल्स की कुंडली मेरे साथ चेक करनी है। तो चलिए आशु जी, वैसे आप क्लोजिंग शो में आप है नहीं, लेकिन स्पेशल इन्वाइटी के तौर पर आशु जी हमारे साथ 3:30 बजे जुड़ जाएंगे, आपने बोला, और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप ही का चैनल है सर, जरूर आइए। तो 3:30 बजे आशु जी को भी जोड़ेंगे और इस पर विशेष चर्चा करेंगे, थोड़ी आगे विस्तार से और बात करेंगे। एक बार जल्दी से अभी ना सुबह सुबह वाला काम निपटा लेते हैं। पिक ऑफ द डे, कुणाल जी शुरुआत करिए, बताएं सर। अनिल जी देखिए, पिक ऑफ द डे तो अनिल जी वही है जो कल मैंने और राकेश जी ने बंद होते समय बात की थी, और वो स्टॉक है आईटीसी, जिसमें बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट कल के ट्रेड में देखने को मिला है। तो 200 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी की राय है। 213 और 218 दो टारगेट है। इसके अलावा अनिल जी एक स्टॉक है हमारा राजा बैटरी, जिसमें भी कल एक बहुत शानदार मूव बंद होते समय आया, और समय के अभाव के कारण इसको हम कवर नहीं कर पाए। 680 के ऊपर ब्रेकआउट हुआ है, तो इस स्टॉक को भी बाय करना चाहिए। हमें लगता है कि यहां पर 710 715 तक के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो हमारा राजा बैटरी आज का एक और स्टॉक है जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए। ओके, बंसल जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपकी पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी मेरा पिक तो वही है आईटीसी जो कल दिया था। तो आईटीसी 200 रुपए के नीचे जाए तो काटने की राय है। 213 पहला टारगेट है, 218 दूसरा टारगेट है, और एक बार ऊपर में 209 के आसपास के भाव आते हैं तब जिम्मेवारी खत्म है। और अनिल जी ये जो दोपहर का स्पेशल शो है अनिल जी, इसमें आपने गेट क्रैश एंट्री अलाउ करी है। तो अनिल जी एक मेरी बाउंसर है, स्पेशल बाउंसर मैंने तैयार करी है आपके लिए। तो देखना ये है कि अनिल जी बाउंसर पे आप आउट होते हैं कि आप 6 लगाते हैं। और अनिल जी स्टॉक मार्केट वाले की बाउंसर है, तो हो सकता है बाउंस ना आए, लो हाइट पे आए। तो पूरी अनिल जी तैयारी से आइएगा, गार्ड हेलमेट ग्लव्स पहन के। तो अनिल जी बाउंसर दूंगा अनिल जी आज आपको, तो तैयार रहिएगा अनिल जी। ओके, आपकी जानकारी के लिए बता दूं बंसल जी, बहुत क्रिकेट खेला है, बहुत, और आज तक रिकॉर्ड है किसी बाउंसर को डक नहीं किया है, हुक शॉट ही खेला है, और मौका लगा तो बाउंसर पे भी फ्रंट फुट पर। तो आप तो आने दीजिए, मजा ही तब है जब सामने है ना वेस्ट इंडीज के बॉलर हो और छोटे कद के गावस्कर या सचिन तेंदुलकर हो, तब हुक शॉट बहुत बढ़िया लगता है, तब बाउंसर और बढ़िया आते हैं। तो जितना कद छोटा है उतने बाउंसर खेलने का मजा अलग आएगा। नहीं यकीन हो तो सचिन जी को पूछिए, हमारे स्पोर्ट्समैन भी है, नाम में भी सचिन है। सचिन जी बताइए, और साथ ही अपनी पिक भी। बिल्कुल अनिल जी, इनफैक्ट बाउंसर का मजा तभी आता है जब हुक मारने की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। एंड जिस तरीके से अपने विश्लेषण किया है एकदम राइट है। अनिल जी यहाँ पर मैं जो स्टॉक डिस्कस कर रहा हूँ ये काफ़ी इंटरेस्टिंग जंक्चर पे है। मुझे लग रहा है इस पर्टिकुलर एक्सपायरी के लिए ये काफ़ी बड़ा आउट परफॉर्मर रह सकता है। स्टॉक का नाम है पीडीलाइट। अगर हम ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर देखें तो पिछले 4 एक्सपायरी से एक कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल फॉर्मेशंस में है। एंड जिस तरीके से इसमें एक बेस बना है अराउंड 1350 के आसपास, मुझे लग रहा है यहाँ से जो मोमेंटम निकलेगा स्टॉक में, मुझे लग रहा है ये पूरे एक्सपायरी तक अच्छी तरह मेंटेन होना चाहिए। तो एक काफ़ी अच्छे ट्रेंड रिवर्सल जोन में है। अगर हम मई की एक्सपायरी देखें तो काफ़ी अच्छा उछाल आया था स्टॉक में, एंड जून में काफ़ी दबाव था, बट मुझे लग रहा है जुलाई ये सीरीज इस स्टॉक के लिए काफ़ी शानदार रहने वाली है। तो यहाँ पर अगर ट्रेडिंग के लिहाज से भी देखते हैं तो कल के सत्र में यहाँ पर एक बुलिश अरामी फॉर्मेशन कंफर्म हुआ है अपने क्रिटिकल सपोर्ट एरिया के नज़दीकी। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर ट्रेडिंग के लिहाज से 1377 के स्टॉप लॉस के साथ आज थोड़ी पोजीशन बनाई जा सकती है। इंट्राडे के लिहाज से 1416 का होगा स्टॉप टारगेट, एंड एक पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 1425 तक का। बट मुझे लग रहा है जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है, इस एक्सपायरी के एंड में मुझे लग रहा है 1500-1550 तक की भी मूव आ सकती है। तो काफ़ी बेहतरीन स्ट्रक्चर्स में है, एंड जस्ट शुरुआती दौर में है। तो मुझे लग रहा है इस पर्टिकुलर स्टॉक पे ज़रूर नज़र रखनी चाहिए थ्रू आउट द सीरीज। ओके, तो पीडीलाइट ये है स्टॉक का आज का पिक ऑफ द डे। वाकिल साहब गुड मॉर्निंग सर, बताइए आपका पिक ऑफ द डे। अनिल जी गुड मॉर्निंग। दीपांशु गुड मॉर्निंग। अनिल जी मैं बाउंसर के बारे में एक पूछना चाहता हूं, आपने काफी बाउंसर खेले हैं, आपने कहा डक नहीं किया है, आपने खेले हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं छक्के कितने मारे हैं? मतलब बाउंसर पे तो वागले साहब कभी ऐसा नहीं कि मैं बहुत परफेक्ट खिलाड़ी हूं, जब भी बाउंसर पे मैं हुक करता हूं कभी कभी 4 भी जाता है, ऐसा नहीं कि हर बार 6 जाता है, 4 भी जाता है, ऐसा है। मतलब इतना मुझे ऐसा लग रहा है
ये मस्ती की पाठशाला का माहौल सुबह 8:30 बजे ही बन गया, 3:30 बजे के बजाय। आज तो मजा आएगा। सबसे बढ़िया बात देखिए, वागले साहब भी फुल फॉर्म में आ गए सुबह, तो फिर तो देखिए जो धमाल होगी, मजा ही आएगा। तो चलिए, अब तो मुझे है ना 9:30 के बजाय 3:30 बजे का इंतजार ज्यादा है। मजा आ गया वागले साहब, क्या बात है। बताइए सर, अब बताइए आपकी पिक ऑफ द डे जी। अनिल जी, पिक ऑफ द डे देने से पहले हम सारे एनालिस्ट बाउंड्री पे खड़े हैं आपका छक्का कैच करने के लिए। ये समझ के चलिए मैं पूरी तरह से राकेश जी के साथ हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ये चाहता हूँ कि आपका छक्का हमारे सर के ऊपर से चला जाए। चलो मैं स्टॉक के ऊपर आता हूँ, ज्यादा टाइम ना लेते हुए। मेरा भी बाय वही है जो कुणाल जी ने जिसका जिक्र किया। स्टॉक है अमर राजा बैटरीज। कल आफ्टरनून में जो लेट बाइंग हुई, इसमें एक अच्छी मोमेंटम की शुरुआत हुई। 684 का क्लोज है, 678 का मेरा स्टॉप लॉस है, एकदम क्लोज 1% का स्टॉप लॉस। मुझे लगता है आज 702 तक जाना चाहिए। ओके, 702 तक के टारगेट के लिए 678 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी करनी है। सुमित जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपकी पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये गैस स्टॉक्स में तेजी का व्यू मेंटेन रखना चाहिए। तो यहाँ पे IGL इंद्रप्रस्थ गैस के अंदर मेरे को लगता है कि यहाँ से एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। कल की क्लोजिंग 444 के आसपास थी, तो एक बाइंग करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे में स्टॉक का जो सपोर्ट है वो करीब 435 437 के आसपास है, तो ये होगा इसके अंदर स्टॉप लॉस। और ऊपर में मेरे को ऐसा लगता है कि स्टॉक एक अच्छा अपसाइड मूव दिखा सकता है आने वाले दिनों में, जिसके अंदर यहाँ से ऊपर में 460 रुपए से लेके 470 रुपए तक का अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। पिछले 5 से 7 दिनों में स्टॉक लोअर लेवल्स पे कंसोलिडेट कर रहा है और ओवरऑल इस स्टॉक का ट्रेंड पॉजिटिव है। इसके लिए स्टॉक के अंदर बाइंग करके चलने में ज्यादा फायदा है। जैसे ये 5 दिनों का साइडवेज ट्रेंड टूटेगा ऊपर की तरफ, तो एक अच्छा अपमूव देखने को मिलेगा। 460 470 के टारगेट्स के लिए IGL में करे खरीदारी। ओके परफेक्ट, तो ये है IGL आपके लिए पिक ऑफ द डे। सिद्धार्थ जी हमारे साथ है, गुड मॉर्निंग सर। सिद्धार्थ जी बताइए अपनी पिक, क्या खरीदेंगे आज? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। पिक के पहले खाली 20 सेकंड का एक बात कहूंगा। अनिल जी, आप जैसे प्लेयरों को डरने की कोई जरूरत नहीं है बाउंसर से, क्योंकि डर के आगे जीत है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा गाइडलाइन है जो होता है। और सबसे बड़ी चीज आज का जो पिक ऑफ द डे रहेगा वो एक फार्मा कंपनी से, और वो रहेगा सिप्ला। जी हाँ, सिप्ला। कल एक इसकी ट्रीटमेंट की लॉन्च भी हुई थी, जी बिजनेस द्वारा ही ये न्यूज ब्रेक हुआ था। और मुझे लगता है कि सिप्ला ने जो रेमडेसिविर के साथ जो टाई अप किया है, उसकी जो दवाई लाए हैं, ये एक बहुत बड़ा कारगर हो सकता है। सबसे बड़ी चीज, सिप्ला रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट प्रोफाइल में सबसे बड़ा है भारत में। तो मुझे लगता है कि इनकी जो दवाई रहेगी वो कारगर है। और रेमडेसिविर जो है, ये दवाई ग्लोबल मार्केट्स में भी अवेलेबल है। हेल्दी अर्निंग्स है, अच्छी कंपनी। 738 के टारगेट से निवेश की राय है, इस पे खरीदारी जरूर कर सकते हैं। ओके, सिप्ला यहाँ पर खरीदारी की राय आ रही है 738। और आपको याद होगा कल दोपहर ब्रजेश मिश्रा ने एक्सक्लूसिव आपको खबर दी थी कि इस सैटरडे तक इनकी दवाई मार्केट में आ सकती है। तो पॉजिटिव खबर है सिप्ला के लिए, नजर रखिए स्टॉक पर। और फंडामेंटली भी सिद्धार्थ जी रेकमेंड कर रहे हैं कि इस पर आप खरीदारी करिए एक लॉन्ग टर्म व्यू के साथ। चलिए नजर रखेंगे जहां तक सिप्ला का सवाल है। सिद्धार्थ जी, एक गैस स्टॉक्स पर भी आपसे सवाल पूछना था। अभी सुमित जी ने भी IGL पर रिकमेंडेशन दी है। आज हमने ब्रोकरेज कमेंट्री भी आती हुई देखी है जहां तक गैस सेक्टर का सवाल है, और काफी पॉजिटिव ब्रोकरेज कमेंट्री आ रही है। एक डबल अपग्रेड आया है जहां तक सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, और गुजरात गैस इन पर्टिकुलर काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। आपकी कोई राय सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉक्स पर? आपको कोई स्टॉक जो पसंद आता हो? देखिए दीपांशु, एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। अभी तो हमारे पास कोई कवरेज में नहीं है गैस डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉक्स में, बट मुझे अभी भी लगता है नंबर्स, बैलेंस शीट और फाइनेंशियल्स देखते हुए IGL हिस्टोरिकली देखा गया है सबसे बेहतर करते आ रहा है, मार्जिन भी बेहतर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये पूरी स्पेस में IGL ऐसी कंपनी है जो कट अबाउट द रेस्ट है। ऑफ कोर्स MGL बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं, गुजरात गैस भी, बट मेरी राय रहेगी कि IGL बेहतर कंपनी। ओके, दोनों लिहाज से अगर आप देखें तो IGL अब बेहतर कंपनी। जी
ओके, तो आईजीएल और सिप्ला, दो चीज़ों पर जब आपने बात की, सिप्ला पर बात आई और कल जब सिप्ला पर ब्रजेश ने एक्सक्लूसिव स्टोरी ब्रेक की तो उसके साथ बहुत कुछ ऐसा हुआ जो एक्सक्लूसिव था। जो लोग शो पर थे उन्होंने तो देखा, जो लोग शो पर नहीं थे उन्होंने ट्वीट भी देखा। उस ट्वीट में थोड़ा सा शुरुआती वीडियो कट गया था, तो हम अभी वापस से वो नया ट्वीट भी डाल रहे हैं, उसमें पूरा वीडियो आप देख सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने वो मिस किया है, चिंता न करें, इस शो में आगे मैं आपको वो वीडियो दिखाने वाला हूँ और वो वीडियो देखने के बाद आपके अंदर थोड़ा 100 ml खून तो बॉडी में बढ़ जाएगा।